आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ सरकारों की बात नहीं रह गई है। अब ये हर आम इंसान को प्रभावित करती है, चाहे वो तेल की कीमतों के जरिए हो, बॉर्डर सिक्योरिटी के जरिए या फिर इंटरनेशनल अलायंसेस के जरिए। आज हम 4 बड़े घटनाक्रमों का विश्लेषण करेंगे जो अलग-अलग देशों में हो रहे हैं, लेकिन जिनका असर भारत पर भी पड़ सकता है। पहला, इजराइल का वेस्ट एशिया में मिलिट्री एस्केलेशन, जिसमें यमन से लेकर कतार तक एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। दूसरा, नेपाल में जेन जी का उबाल और बॉर्डर अलर्ट, जिससे भारत की उत्तर पूर्वी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तीसरा, फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन और सरकार का गिरना, जिससे यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। और चौथा, साउथ चाइना सी में मैरिटाइम क्लैशेस और इंडो पैसिफिक में बढ़ती स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को नई दिशा देने पर मजबूर कर सकती है। आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया। इस चैनल पर हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम उनका असली मतलब समझाते हैं। यहां आपको मिलता है रियल टाइम एनालिसिस, बिना किसी पर्सनल बायस, बिना सेंसेशनल हेडलाइंस और बिना किसी हिडन एजेंडा के। हम उन सवालों पर बात करते हैं जो बाकी चैनल या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर अपनी सोच को जियोपॉलिटिक्स कहकर पेश करते हैं। अब बात करते हैं इजराइल और वेस्ट एशिया की। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने एक के बाद एक मिलिट्री एक्शंस लिए हैं। सबसे पहले यमन से हूथीज ने एक ड्रोन लॉन्च किया जो इजराइल के रामन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। एयरपोर्ट के पैसेंजर हॉल तक ड्रोन पहुंचना इस बात का संकेत है कि इजराइल की एयर डिफेंस में कुछ कमजोरियां हैं। इस हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतार की राजधानी दोहा में हमास लीडरशिप को निशाना बनाया। दोहा में कई धमाके हुए और इजराइल ने इसे मैसेज टू ऑल ऑफ मिडिल ईस्ट कहा। इस बयान का मतलब सिर्फ हमास तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र को चेतावनी है कि अगर कोई इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे मिलिट्री जवाब मिलेगा। व्हाइट हाउस ने माना कि उन्हें पहले से इस स्ट्राइक की जानकारी थी, लेकिन कतर ने इस हमले को स्टेट टेररिज्म कहा और गाजा सीजफायर टॉक्स पर असर पड़ने की बात कही। यहां एक बात समझनी जरूरी है, कतर वो देश है जो हमास और वेस्ट के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाता है। अगर वही देश टारगेट हो रहा है तो पीस प्रोसेस पूरी तरह से डीरेल हो सकता है। भारत ने भी इजरायली स्ट्राइक पर चिंता जताई और रिस्ट्रेंट की अपील की, लेकिन भारत की स्थिति डेलिकेट है क्योंकि भारत के इजराइल और गल्फ दोनों से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में उछाल आ सकता है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। अब चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल में जेन जी यानी युवा वर्ग ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। मुद्दा है सोशल मीडिया सेंसरशिप और सरकार की ऑथोरिटेरियन पॉलिसीज। युवाओं ने संसद तक मार्च किया, पुलिस से झड़पें हुई और कई घायल हुए। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये उस फ्रस्ट्रेशन का संकेत है जो साउथ एशिया में डिजिटल फ्रीडम को लेकर बढ़ रहा है। नेपाल सरकार ने सेना को तैनात किया और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ा दिया गया। भारत ने सीमा पर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया ताकि अनरेस्ट का असर हमारे देश में न फैले। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भारत को सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी देखनी चाहिए या रीजनल डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी में भी भूमिका निभानी चाहिए? क्योंकि अगर पड़ोसी देशों में यूथ लेड मूवमेंट्स को सप्रेस किया जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म असर भारत की रीजनल डिप्लोमेसी पर पड़ सकता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नेपाल में जो जेन रीमोबिलाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, उसमें इंटरनेशनल डिजिटल सॉलिडारिटी भी दिख रही है, जिससे साउथ एशिया में एक नया यूथ वेव उभरता दिख रहा है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नामक आंदोलन ने पूरे देश को जाम कर दिया है। करीब 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जनता का गुस्सा सरकार की नीतियों पर फूट पड़ा है। ये आंदोलन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस का नहीं है, ये उस डिस्कनेक्ट का प्रतीक है जो जनता और सरकार के बीच बढ़ता जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री बैरो कॉन्फिडेंस वोट हार गए और सरकार गिर गई। अब राष्ट्रपति मैक्रोन को नया पीएम अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे ईयू की लीडरशिप पर असर पड़ सकता है। ये घटनाक्रम भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और ईयू के बीच ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं और अगर ईयू की लीडरशिप अनस्टेबल होती है तो इन समझौतों पर असर पड़ सकता है। साथ ही क्लाइमेट कोऑपरेशन, डिजिटल रेगुलेशन और टेक ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर भी डिले हो सकता है। और अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की, जहां फिलीपींस और चाइना के बीच मैरीटाइम क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलिपिनो वेसल्स को रोकने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं, जिससे इंडो पैसिफिक में मिलिट्री टेंशन बढ़ गई है। भारत के लिए ये घटनाक्रम इसलिए क्रिटिकल हैं क्योंकि भारत क्वाड का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है।
अगर साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो भारत को अपने नेवल डिप्लॉयमेंट्स और मैरीटाइम पार्टनरशिप्स को रीअलाइन करना पड़ सकता है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस रखेगा या एक्टिव डिटरेंस स्ट्रैटेजी अपनाएगा। अब बात करते हैं इन सभी घटनाओं के सामूहिक विश्लेषण की और भारत पर इनके प्रभाव की। इजराइल की अग्रेसिव पॉलिसी से वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और ये भारत के एनर्जी इंपोर्ट्स को प्रभावित कर सकती है। अगर रेड सी शिपिंग रूट अस्थिर होता है तो भारत को ऑल्टरनेट रूट्स और हायर कॉस्ट्स का सामना करना पड़ेगा। नेपाल में यूथ अनरेस्ट और बॉर्डर अलर्ट भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये सीधे हमारे उत्तर पूर्वी सुरक्षा पर असर डाल सकता है और क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स को बढ़ा सकता है। फ्रांस की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप को कमजोर कर सकती है, जिससे भारत ईयू ट्रेड टॉक्स पर डिले या रीनेगोशिएशन की जरूरत पड़ सकती है। और साउथ चाइना सी में बढ़ती टेंशन्स भारत के मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और क्वाड डिप्लोमेसी को भी टेस्ट कर रही हैं, क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ती है तो भारत को अपने नेवल एसेट्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को रीअलाइन करना पड़ सकता है। साथ ही ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भारत रिएक्टिव रहना चाहता है या प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ना चाहता है। क्या भारत को सिर्फ इमीडिएट इंटरेस्ट देखने चाहिए या लॉन्ग टर्म रीजनल आर्किटेक्चर में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये चारों घटनाएं भारत के लिए सिर्फ फॉरेन न्यूज नहीं है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट से जुड़ी हुई हैं और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भारत को ग्लोबल टर्बुलेंस में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनना चाहिए या सिर्फ ऑब्जर्वर बना रहना चाहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी असली खबरों का विश्लेषण मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा। आपके फीडबैक से ही हम और बेहतर बना सकते हैं।